बहुत बहुत स्वागत। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा दिल्ली की जनता के सामने, आप सब पत्रकारों के सामने की थी कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों के नतीजों के मद्देनजर और नगर निगम के नतीजों में हारी हुई बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, जीत आम आदमी पार्टी की हुई, बहुमत आम आदमी पार्टी के साथ है और दिल्ली वालों का प्यार आशीर्वाद अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। इसके मद्देनजर बीजेपी ने यह घोषणा करी कि वे मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे और मेयर के चुनाव में वे अपनी पार्टी का कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। यह घोषणा बीजेपी के तमाम नेताओं ने, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने दिल्ली के मीडिया के सामने, जनता के सामने की। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि बीजेपी एक निर्दलीय, एक आजाद उम्मीदवार, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेयर के चुनाव में खड़ा करने जा रही है और उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बीजेपी के तमाम पार्षद सपोर्ट करके आम आदमी पार्टी को चुनौती देने जा रहे हैं। मैं बीजेपी की इस रणनीति का स्वागत करता हूं, लेकिन बीजेपी को एक सुझाव देना चाहता हूं। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आप अपनी पार्टी को सामने रखकर या सामने आकर मैदान में चुनाव लड़ें या पीछे से चोर दरवाजे से निर्दलीय चुनाव लड़ें, फैसला आपका है। लेकिन मेरा यह सुझाव है कि इतना डर क्यों? अगर चुनाव लड़ना ही है, मेयर के चुनाव में पार्टिसिपेट करना ही है, तो सामने आकर करिए। आम आदमी पार्टी से सीधी टक्कर लीजिए, रण के मैदान में लड़िए। ऐसे पीछे से चोर दरवाजे से वार करना और एक निर्दलीय के, एक स्वतंत्र, एक आजाद उम्मीदवार के सहारे उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाना, इतनी बड़ी पार्टी को, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसे शोभा नहीं देता। हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो, हिम्मत है तो मेयर के चुनाव में अपना प्रत्याशी, अपनी पार्टी का, अपने पार्टी के नाम पे प्रत्याशी को आगे लाकर लड़ो। निर्दलीय उम्मीदवार की क्यों जरूरत पड़ गई आप लोगों को? नगर निगम के चुनावों ने बीजेपी की दिल्ली की राजनीति से ऑफिशियल एग्जिट कर दिया। ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पे बीजेपी को दिल्ली की राजनीति से निकाल बाहर किया दिल्ली के लोगों ने नगर निगम के चुनावों में। ना ही बीजेपी अब विधानसभा में है और ना ही बीजेपी अब नगर निगम में है। और बीजेपी के दिल्ली के नेताओं का बेरोजगारी का आलम तो यह है कि अब वे लोग naukri.com पे नौकरी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक बेरोजगारी दिन प्रतिदिन दिल्ली की जनता की बदौलत उनकी बढ़ती जा रही है। मेरा छोटा सा और स्पष्ट सुझाव बीजेपी को यह रहेगा, बिन मांगा सुझाव बीजेपी को यह रहेगा कि अगर हिम्मत है तो सामने आकर चुनाव लड़िए। मेयर के चुनाव में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करके पीछे से वार करना, चोरी छुपे मैदाने जंग में आकर जंग लड़ने की कोशिश करना, इससे बेटर है हिम्मत जुटाओ, सामने आओ और अपनी पार्टी के नाम पर अपने बलबूते मेयर का चुनाव लड़ो। मैं बस यही बात बीजेपी को कहना चाहता हूं कि पीछे से पीठ पे वार तो कायर करते हैं। आप तो इतनी बड़ी पार्टी हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं अपने आप को, तो आप कायरों की तरह पीठ पीछे ये षड्यंत्र रच के हमारी पीठ पे वार ना करो। सामने आओ, मेयर का चुनाव लड़ो और दिल्ली की जनता तय करेगी कि नगर निगम में किसका मेयर होगा और किसकी सरकार बने। इस संदर्भ में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नतीजों के बाद ये भी खबरें आई थी कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की भी कोशिश कर रही थी और निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की बात इस तरीके का आप कह रहे हैं। आपको लगता है कि क्रॉस वोटिंग करवाने के लिए भी कोशिश कर सकती है? देखिए, बीजेपी हर संभव कोशिश कर सकती है कि कुछ भी करके आम आदमी पार्टी को रोका जाए। इन लोगों ने हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे कराए,
हमारे लोगों को पकड़ के जेल में डालने की कोशिशें करी, हमारे विधायक दिल्ली में खरीदने की कोशिश करी, हमारे विधायक पंजाब में खरीदने की कोशिश करी, हमारे विधायक गुजरात में खरीदने की कोशिश करी। हर जगह ये आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सेना के सच्चे सिपाही हैं, जो देशभक्ति के जज्बे से इस आंदोलन रूपी पार्टी आम आदमी पार्टी में आए हैं। ये बिकने वाले नहीं हैं। हम उस मिट्टी के नहीं बने जो बिक जाए या बीजेपी के दबाव में आ जाए। राघव जी, बीजेपी के कई नेताओं ने कल किया है सीनियर कैंडिडेट्स को लेकर। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी कास्ट सेंटर्स को ध्यान में नहीं रखी है और जिससे ज्यादा लोगों की सीट आई है उनको दरकिनार किया है। बीजेपी को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को अपने घर का बड़ा बेटा मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, और वो अपने बेटे के बारे में और अपनी आम आदमी पार्टी के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहते, उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो मेरी बीजेपी को हिदायत है कि नकारात्मक राजनीति छोड़िए, सकारात्मक बातें करिए। और आप देख रहे हैं कि जब से नगर निगम का नतीजा आया है, हमारे पार्षद जिन्होंने अभी शपथ भी नहीं ली है, जिन्हें अभी तक पार्षद बनने का जो सर्टिफिकेट होता है, शपथ के बाद जो आपका नाम अधिकृत रजिस्टर में दर्ज होता है, वो भी नहीं हुआ है, और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। दिल्ली को साफ करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के कोने कोने से तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि वो गलियां, वो मोहल्ले जो करीब 10, 12, 15 सालों से साफ नहीं हुए थे, जहां कूड़े का ढेर पड़ा था, जहां मलबे का ढेर पड़ा था, वो सारी जगहें साफ होने लग गई हैं। अब दिल्ली को साफ होने से कोई नहीं रोक सकता। ये अरविंद केजरीवाल जी की एमसीडी है। अब ये दिल्ली को साफ करेगी, चमकाएगी, सुंदर बनाएगी, और सुंदरता के मामले में देश की नहीं दुनिया की राजनीति बनाने का काम ये अरविंद केजरीवाल जी की नगर निगम की सेना करेगी। सर, यू गॉट द नंबर, आपके पास नंबर्स हैं जो इसके लिए काउंसलर्स आपके पास। अगर बीजेपी सपोर्ट भी कर रही है तो इसमें अनडेमोक्रेटिक या कुछ इलीगल क्या है? अगर इफ दे आर सपोर्टिंग तो मेरा इसमें कुछ गैर कानूनी तो नहीं है। मैंने गैर कानूनी शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। मैंने तो राजनीतिक शुचिता की बात करी कि अगर लड़ना ही है, मैदान जंग में दो सेनाओं के बीच लड़ाई होती है या दो सेनापति लड़ते हैं, तो सीधी लड़ाई दोनों सेनाओं की होनी चाहिए, दोनों सेनापतियों की होनी चाहिए। आप ये बोलें कि हम तो अपनी सेना नहीं लाएंगे, हमारा सेनापति तो छुट्टी पर है, वो तो जंग में नहीं आएगा, लेकिन पीछे से एक आजाद उम्मीदवार भेजकर पीठ पे वार करना इतनी बड़ी पार्टी को शोभा नहीं देता। ये मेरा सुझाव है उन्हें कि निर्दलीय प्रत्याशी की आपको क्यों जरूरत पड़ गई। लड़ना ही है तो मैदान जंग में खुलकर आओ, थोड़ा साहस जुटाओ, थोड़ी ताकत जुटाओ और करो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सामना। क्या इस निर्दलीय प्रत्याशी आने से कुछ आम आदमी पार्टी असहजता महसूस कर रही है? आपको मेरे चेहरे से लग रहा है मैं असहज है? मेरे चेहरे की मुस्कुराहट क्या बता रही है आपको? बिल्कुल भी असहज नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते और बीजेपी के मुख्य विपक्षी दल एक भारत की राजनीति में भी और दिल्ली की राजनीति में भी होने के नाते एक सुझाव छोटा सा बीजेपी के सामने हमने पेश किया है। सुझाव मानना ना मानना उनका अपना निजी फैसला है। सर, एक क्वेश्चन राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली एंटर कर चुकी है, शुरू भी हो गई है। बीजेपी कह रही है कि नफरत फैलाने वाली यात्रा है, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? दूसरा, जिस प्रकार से कोविड का एक सिनेरियो अदर कंट्रीज में दिख रहा है, सरकार भी अलर्ट है, दिल्ली सरकार भी लगातार बैठक ले रही है और वहाँ देख रहे हैं मास्क के सब कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि अगर सरकार कोई प्रोटोकॉल, मैंडेटरी प्रोटोकॉल जारी करती है तो उसका पालन सबको करना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंडेटरी प्रोटोकॉल अभी तक शायद सरकार ने जारी नहीं किया है। जब वो जारी हो जाएगा तो वो सब पर एक समान लगना चाहिए, कोई किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोई भी यात्रा कर रहा हो। लेकिन हम इंतजार करेंगे कि सरकार प्रोटोकॉल जारी करे। और मेरा भारत सरकार को संसद में भी यही सुझाव था और संसद के बाहर भी यही सुझाव है कि कहीं आप लोग देरी ना कर दीजिए। हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान देखा
कि जो शुरुआती साइंस होते हैं, अर्ली साइंस होते हैं, उसे कहीं ना कहीं भारत सरकार ने पहचानने में और उसकी गंभीरता समझने में देरी कर दी थी, जिसके चलते फ्लाइट्स की आवाजाही चलती रही, जिसके चलते इन्फेक्टेड लोग भारत में आते रहे और जिसके चलते पूरे देश में फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में हमने देखा त्राहिमाम हुआ। वो स्थिति फिर कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। भगवान करे किसी देश में ऐसी स्थिति, मानवता के इतिहास में, मानवता के भविष्य में कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। इसीलिए मेरा सुझाव रहेगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, केंद्र सरकार को, कि चीन से आने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट्स के बारे में, फ्लाइट ऑपरेशंस जिसमें चीन एक क्रिटिकल कंट्री होता है, उन फ्लाइट ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा सोच विचार करें। ज़रूरत हो तो चीन से आने वाली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्लाइट्स को बैन किया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि भारत के अंदर वो वायरस आ ही नहीं पाए। एक बार वायरस आ गया और फैल गया तो हम सब फिर डैमेज कंट्रोल में लग जाएंगे, हम क्योर यानी कि उसका समाधान ढूंढने में लग जाएंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंशन की ओर चलें, फ्लाइट्स की आवाजाही के बारे में विचार करें, और क्योर बाद की बात है जब कहीं वायरस फैलता है। पहले प्रिवेंट करके ही उस वायरस को रोक लिया जाए और भारत की सरहद के भीतर उसे ना आने दिया जाए। सर एक बिकॉज यू आर पंजाब एमपी, आपने पार्लियामेंट में भी फार्मर्स की वॉइस जो कंसर्न थे रेस किए अपर हाउस में। मेरा क्वेश्चन है कि सर पंजाब में प्रोटेस्ट चल रही है जीरा में अगेंस्ट द लीकर फैक्ट्री। आप जब यहाँ पे टिकरी में प्रोटेस्ट, जो दिल्ली बॉर्डर्स पे प्रोटेस्ट होता था, तो आप बोलते थे कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो केस दर्ज कर रही है, इन पे कर रही है। जीरा में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे एफआईआर भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पे भी एफआईआर हो गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो मामला सब जुडिस है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट रेगुलरली उस मामले के बारे में सुनवाई कर रही है, तो किसी भी सब जुडिस मैटर के बारे में कमेंट करना उचित नहीं है। मैं खुद पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वकालत भी करी है जीवन में। हमारा ये मानना है कोई सब जुडिस मैटर जिसमें सरकार अपना बयान कोर्ट के भीतर रखती है, उस विषय पे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। बहुत राज्यों से गुजरे अब तक 9वां राज्य में हमारा भारत जोड़ो यात्रा पूरा नहीं हुआ है। उसका दूसरा चरण जनवरी के 7 या 8 तारीख के बाद होगा। अब तक 46 जिले कवर हो चुके हैं और 3,570 किलोमीटर में से करीब 3200 किलोमीटर पूरा हुआ है। लंबा सफ़र है और 3 तारीख से इसकी शुरुआत वापस होगी। पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद में हरियाणा वापस, उसके बाद में पंजाब और अंत में जम्मू और कश्मीर, जहां उम्मीद करते हैं कि 30 तारीख के पहले, 1-2 दिन पहले और 26 को नहीं, राष्ट्रीय तिरंगा राहुल जी श्रीनगर में फहराएंगे। आज शाम को 4:30 बजे हम यहाँ से 1:30 बजे निकलेंगे और करीब 4:30 बजे इंडिया गेट होते हुए, ITO होते हुए हम लाल किले पहुँचे। वहाँ कंटेनर का मेंटेनेंस वहीं होगा। आप देख सकते हैं किस तरह की मेंटेनेंस होगा, क्योंकि अब हम पंजाब और जम्मू और कश्मीर में जब जाएंगे, इस कंटेनर में हीटिंग की भी व्यवस्था होने की ज़रूरत पड़ेगी और कई कंटेनर में रख रखाव के काम बाकी हैं। मेरे खुद के कंटेनर में नल आज गिर गया, 2 शेल्फ थे वो भी गिरा हुआ है। तो बहुत कुछ काम करना है कंटेनरों में और हमारे पास 62 ऐसे कंटेनर हैं। 7-8 दिन लगेंगे और आज से हमारे जो 135 भारत यात्री हैं, हमने शुरुआत की थी 120 भारत यात्रियों से, अब 135 हैं, वो अपने घर जाएंगे। मणिपुर, असम, केरला,
पश्चिम बंगाल, गुजरात, अलग अलग जगह जाएंगे। ट्रेन से जाते हैं तो 3 दिन लगेगा आने जाने में और 4-5 दिन मिलेंगे परिवार के साथ। तो इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हमने 3 तारीख को रखा है, 3 की सुबह। मैं पवन जी से गुजारिश करूंगा, अब तक जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ है उसकी राजनीति के बारे में कुछ आपको अवगत कराएं। उसके बाद हमारे दिल्ली के प्रभारी, जो हरियाणा के भी प्रभारी हैं, शक्ति सिंह गोहिल जी, और हमारे डीपीसीसी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी आपको संबोधित करेंगे। तो दिल्ली में कार्यक्रम होने वाले हैं आज, और जो हरियाणा के कार्यक्रम होने बाकी हैं वो आपको शक्ति सिंह जी अवगत कराएंगे। मैं एक ही चीज़ कहूँगा और उसके बाद पवन आपको संबोधित करेंगे। कल रात को यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई और रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि पूर्व सैनिक के जो बकाया थे, एक्स सर्विसमैन के पेंशन अरियर थे, पेंशन का बकाया था, वो पूरा किया जाएगा, पूरा उसको खत्म कर दिया जाएगा। सबके एरियर्स उन अफसरों को दिए जाएंगे। कुछ महीने पहले सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एक एफिडेविट फाइल हुआ था जिसमें केंद्र सरकार ने समय मांगा था मार्च 2023 तक इस मामले को हल करने के लिए। उसमें साफ नहीं कहा गया था कि हम क्लियर करेंगे, पर उन्होंने समय मांगा था मार्च 2023 तक। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत 21 फरवरी को हरियाणा में फिरोजपुर झिरका, जो अगर मेरी याददाश्त सही है शक्ति सिंह जी, जो मेवात डिस्ट्रिक्ट में है, जो मेवात जिले में है, वहाँ 30 पूर्व सैनिकों के साथ वो मिले। और ये पूर्व सैनिकों ने 2 मुद्दे उठाए। एक तो थे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल। उन्होंने कहा कि हमारे जो अरियर्स हैं वो अब तक पूरा नहीं हुआ, हमें पूरा पेंशन नहीं मिला है। जो घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में घोषणा की थी, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और दूसरा मुद्दा जो उठाया था जेसीओ की ओर से कि ये जो ओरॉप है, 1 रैंक 1 पेंशन, ये ऊंचे स्तर के अफसरों के लिए फायदेमंद है, पर जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, जो जवान 10-12 साल या 15 साल के ड्यूटी के बाद 35 या 40 साल के उम्र में रिटायर कर देता है, उनके लिए फायदेमंद नहीं है। राहुल जी ने करीब 1 घंटा इन पूर्व सैनिकों से बात की, हमने उसका प्रचार भी किया, और मुझे खुशी है कि 2 दिन बाद यूनियन कैबिनेट की बैठक होती है और निर्णय लिया जाता है कि तुरंत ये एक्स सर्विसमैन के पेंशन के अरियर पूरा कर देंगे। मार्च 2023 तक विचार का समय नहीं, कल एक्शन ले लिया गया। और ये भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर है। अगर ये बैठक नहीं होती पूर्व सैनिकों के साथ, अगर हमने प्रचार नहीं किया होता इस बैठक के बारे में, और जो मुद्दे एक्स सर्विसमैन की ओर से रखे गए थे राहुल जी के सामने, मैं समझता हूं वो जो एफिडेविट फाइल हुआ था उसी के आधार पर यह मुद्दा चलता। आज सभी अखबारों में ये खबर छपी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड दूं, कुछ पृष्ठभूमि दूं कि 2 दिन के अंदर जिस दिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री
राहुल जी को लिख रहे थे, बीजेपी के सांसदों की चिट्ठियों के आधार पर उसी दिन पूर्व सैनिक मिल रहे थे राहुल जी को, और उस बैठक का नतीजा कल यूनियन कैबिनेट का निर्णय है। हम इसका स्वागत करते हैं, पर फिर भी हमारा ये मानना है और सभी पूर्व सैनिकों का मानना है कि जो यूपीए सरकार ने घोषणा की थी फरवरी 2014 में ओरॉप के बारे में, वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। इट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, जो यूपीए सरकार ने निर्णय लिया था। इसी के साथ मैं पवन आलूवालिया, सो मेनी पवन खरगे, सॉरी, पवन खेरा जी आपको संबोधित करेंगे। मैं रात को सोया नहीं था, इसीलिए थोड़ा। धन्यवाद जयराम रमेश जी। 108वां दिन और 108 का महत्व आप लोग सब जानते हैं। ना केवल हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में भी 108 का महत्व। जब नए साल का स्वागत करते हैं तो बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। कई बौद्ध मंदिरों में सीढ़ियां भी 108। शैवाइट्स जो हैं, वो शिव के जो भक्त हैं, शिवांग भी 108 होते हैं, और गोपियां भी 108 हुआ करती थी। वैष्णवाइट्स की परंपरा में चले जाएं तो 108 का बड़ा महत्व है। आज 108वें दिन पे देश की राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा आए, इसका अपने आप एक अलौकिक महत्व है। वैसे सिख धर्म में भी 108 का बहुत महत्व है। जयराम आश्रम का असर हो गया आपको। और इस्लाम में भी 108 को पवित्र अंक माना जाता है। इन 108 दिनों में जो शारीरिक संघर्ष राहुल गांधी जी ने और तमाम भारत यात्रियों ने किया, मीडिया के साथियों ने भी किया, वो तो एक तरफ है ही, सबके सामने है, सब देख ही रहे हैं। लेकिन जो संघर्ष बढ़ाने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी ने की, वो भी आप सबके सामने है। अलग अलग तरीके से हतोत्साहित करने का प्रयास हुआ, यात्रा को बदनाम करने का प्रयास हुआ। कभी कोई फेक वीडियो आ जाता था, कभी फेक व्हाट्सएप मैसेजेस घुमाए जाते थे, कोई तस्वीरें ऐसी डाल देते थे। अभी अलवर में हमारे भंवर जितेंद्र सिंह का एक वीडियो डाल दिया था, अपने जूते की लेस बांध रहे थे, लेकिन बोल दिया कि राहुल जी के जूते की लेस बांध रहे हैं। माफी मांगेंगे, अभी नहीं मांगेंगे तो कोर्ट से मंगवा लेंगे, वहां से भी कुछ नहीं होगा तो पुलिस तो है ही। खैर छोड़िए। अब कोविड को लेकर सरकार नहीं, भाजपा रोज एक स्टेटमेंट, रोज धमकी, रोज चेतावनी। अरे सरकार आपकी है, नियम लाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? घोषित कर दीजिए कि इन कारणों से बड़ी गैदरिंग्स नहीं हो सकती, या मास्क अनिवार्य है, या हमने फ्लाइट्स रोक दी हैं, या वो एयर सुविधा वापस से शुरू कर दी है, फॉर्म भरना, सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया है। कोई घोषणा नहीं आई। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकालते? चिंता एक ही है, ऊपर से नीचे तक, नागपुर से दिल्ली तक चिंता एक ही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली तक कैसे ले आए। लगातार चल रहे हैं, 108 दिन से चल रहे हैं। चलते चलते लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित हो रहा है। राहुल गांधी की असली छवि सबके सामने निकल कर आ रही है। करोड़ों अरबों रुपए जो इन्होंने खर्च किए वो बेकार हो गए। तो जो इनकी चिंता है वो स्वाभाविक है। हैरानी की बात, मांडविया जी हमें चिट्ठी लिखते हैं राहुल जी को और अशोक गहलोत जी को कि साहब ये भारत जोड़ो यात्रा रोकनी चाहिए। उन्हीं की पार्टी के राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष जन आक्रोश यात्रा रोकने से इनकार कर देते हैं कि मैं तो निकालूंगा, और मास्क भी नहीं पहनते। प्रधानमंत्री जी भारत जोड़ो यात्रा में जब हमने ये सारी बातें उठाई कि साहब अपना भी तो ध्यान रखिए, हमारी बड़ी चिंता है आपको, तो पार्लियामेंट में मास्क पहन के आ जाते हैं, शाम को दिल्ली में शादी में जाते हैं तो मास्क के बगैर जाते हैं, फोटो भी खिंचवानी होती है। हमने उनको 4-4, 5-5 कार्यक्रमों की लिस्ट दी
जो सरकारी कार्यक्रम है, भाजपा के कार्यक्रम हैं, बताइए इनको आपने पत्र लिखा या नहीं? मांडविया जी नदारत, चुप। गलती मांडविया जी की नहीं, इनके राज्य से आते हैं शक्ति सिंह जी के, मुझसे ज्यादा ये वाकिफ हैं उनसे, उनकी गलती नहीं। मोदी मंत्रिमंडल में किसी मंत्री को काम दे ही नहीं रहा, सब खाली बैठे। खाली दिमाग तो फिर आप जानते हो क्या होता है, ऐसी बचकानी हरकतें करते रहते। राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस पार्टी की ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की अगर इनकी हिम्मत है तो रोक के दिखा दें। हां, आप कोई नियम लाएंगे जो सबके लिए लागू होगा, वो हमें स्वीकार्य होगा। आपसे पहले हम उसका पालन करेंगे। मत भूलिए 2020 में हम ही ने सबसे पहले आपको आगाह किया था, जब आप ट्रंप को लेकर घूम रहे थे, जब आप मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे। तो हम अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। सरकार में हैं, सरकार चलाइए, राजनीति मत करिए। आपके सवाल से पहले कोई और बोलेंगे? शक्ति सिंह जी बोलेंगे? शक्ति सिंह जी जो प्रभारी हमारे महासचिव हैं, माइक हटाना है, आप इधर आ जाओ। हाँ नहीं, मैं इधर आऊं, आप हाँ। हाँ बोलिए। व्हील वाला हो, मूव जो हो जाए तो बस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। साथियों, आप सबका स्वागत है। मैं दिल्ली कही जाती है दिल वालों की। मैं दिल्ली के सभी सज्जनों, देवियों और साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि जैसे ही यात्रा दिल्ली में सुबह 6 बजे प्रवेश हुआ, एक जबरदस्त प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिल से लोगों का राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को मिला। इसके लिए मैं सभी दिल्ली वालों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने सब ने देखा, पहले 3 दिन 21, 22 और 23 हरियाणा के अंदर राजस्थान से यात्रा आई, और राजस्थान से जब यात्रा आई वो भी सुबह 6 बजे का वक्त था, कड़ी ठंड थी, धुंध थी, फिर भी हरियाणा के लोगों का वही प्यार, आशीर्वाद और समर्थन, चक्काजाम कहें ऐसा ग्राउंड पूरी तरह से भरा हुआ था उस ठंड में भी। इसके लिए मैं हरियाणा के साथियों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। यात्रा आज के बाद जब हमारे कंटेनर्स को सर्विस करवाना है, 3200 किलोमीटर चलने के बाद कोई भी व्हीकल को, और ये इसमें तो और सारी चीज़ें देखना है, तो उसके लिए एक ब्रेक चाहिए था, वो ब्रेक रहेगा। और फिर यात्रा शुरू होगी दिल्ली से ही 3 तारीख को। 3 तारीख को यहाँ से आधा दिन दिल्ली में चल के यात्रा उत्तर प्रदेश में जाएगी। सेकेंड फेज में 2.5 दिन यूपी में करने के बाद ऐतिहासिक भूमि पानीपत, कुरुक्षेत्र की भूमि में फिर से हरियाणा में। हम खुशकिस्मत है हरियाणा वाले कि हमें काफ़ी वक्त मिला है। अभी डिटेल प्रोग्राम आप सभी से साझा करेंगे हम, पर हरियाणा के अंदर सेकेंड फेज में एक बहुत बड़ी जनसभा भी हमारी होगी। राहुल गांधी जी आप सबसे भी, सही है ना, हर स्टेट में जो एक करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी जी भी प्रेस वार्ता कुरुक्षेत्र में आप सबसे करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से प्यार और समर्थन है वो हरियाणा में रहेगा। ये यात्रा राहुल गांधी जी की यात्रा, उन्होंने कहा कि
दल के हित से ऊपर देश का हित मेरे लिए है। कुछ चुनाव में मेहनत कर लूं, जीत लूं, उससे ऊपर राष्ट्र का हित मेरे लिए है। देश में भाषा, प्रांत, जाति, मजहब के नाम पे जहर घोला गया है, तो आओ एक ऐसी यात्रा करें जहां हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के नाते सबको मिले, कोई भेदभाव ना हो। और कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की घोषणा हुई। आज जैसे कि हमारे पवन भाई ने कहा, 108वां दिन है जो भगवान का नाम लेने के लिए माला घुमाते हैं, उसके 108 पारा होता है, उसको गुजराती में हम मणका कहते हैं। वो माला लेके भाजपा भगवान का नाम नहीं, पर राहुल गांधी जी और भारत जोड़ो यात्रा 108 वाली वो माला लगातार करते रहे, बदनाम करने की कोशिश की, पर एक साधन जो सही रास्ते को ले जाने वाला माला 108 वाली थी, उससे गलत काम इनसे हो नहीं पाया और लोगों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिला है। मैं इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मेरी बात को विराम देता हूं कि दिल्ली के लोगों के प्यार और देश की जनता के समर्थन, आशीर्वाद और प्यार के लिए मैं पार्टी की ओर से और निजी तौर पे दिल से धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया शक्ति सिंह जी। अनिल चौधरी जी को धन्यवाद सर। कोई नहीं। राहुल जी की यात्रा आज दिल्ली पहुंची और हम लोग जो उम्मीद रख रहे थे उससे कहीं ज़्यादा दिल्ली जो दिल वालों की होती है वो आज हमने साक्षात देखा है। और जो लोग सर्दी या ठंड इस तरह की बात किया करते थे, तो आज दिखा दिया कि राहुल जी के इस दृढ़ संकल्प के साथ दिल्ली साथ खड़ी है। और ये विषय ना केवल ये राहुल जी के नहीं है जिन विषय को लेकर राहुल जी चल रहे हैं, ये विषय आम जनता के है। और दिल्ली अपने आप में एक मिनी स्वरूप रखता है हिंदुस्तान का। यहाँ तमाम देश के लोग रहते हैं। जैसा आदरणीय जयराम रमेश जी ने बताया, लगभग 8-9 प्रदेशों से यात्रा आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर समस्त भारत रहता है और आज उन तमाम समस्त भारत के लोगों को आज राहुल जी से मुलाकात करने का मौका मिला और इसका इंतजार काफ़ी दिनों से था। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, विपक्ष क्या बल्कि सीधे तौर पे कहता हूँ, भाजपा ने जितनी कोशिशें की राहुल जी के इस यात्रा को लेकर के, राहुल जी के पर्सनल उनके चरित्र पर, उनके बातों पर या इस यात्रा को लेकर के जो भ्रम फैलाने की कोशिश की, उंगली उठाई, उतना ही आम जनता में राहुल जी के प्रति प्रेम दिखाई देने लगा। और आज इसका नतीजा है, लाखों लोग आज राहुल जी के साथ चले। मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली की जनता को। हमने दिल्ली की जनता को ये मौका दिया था कि इस यात्रा से जुड़े, क्योंकि पूरे दिल्ली से जैसे ही प्रोग्राम अनाउंस हुआ कि राहुल जी दिल्ली आ रहे हैं, हमसे लोगों ने संपर्क करना शुरू किया। और मुझे बताते हुए खुशी होती है, 24 तारीख से हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में और लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग आप देख रहे होंगे लोगों के गले के अंदर यात्री और प्रदेश यात्री 2 तरह के कार्ड हैं। और आज तमाम लोग उस यात्रा का साक्षी बने जो राहुल जी दिल्ली पहुंचे। अभी ये यात्रा यहाँ लंच ब्रेक कहिए या विश्राम कहिए, स्वाभाविक है कन्याकुमारी से भारत यात्रियों के साथ राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं। वो टीम पूरी आगे बढ़ रही है। जो दिन भर का कार्यक्रम होता है उसी के अनुसार ये यात्रा यहाँ आज विश्राम पर है। 1 बजे जो कार्यक्रम दिया गया, यात्रा आगे बढ़ेगी। यात्रा यहाँ से निजामुद्दीन की तरफ कूच करेगी और दरगाह बीच में आएगी। जैसे मैंने कहा, राहुल जी इस देश में प्यार, मोहब्बत और सद्भाव को लेकर के हमेशा सजग रहे और ये पार्टी की एक सोच रही। तो वहाँ पर भी राहुल जी जाकर के पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद ये यात्रा इंडिया गेट की तरफ कूच होकर के, जैसे आदरणीय जयराम रमेश जी ने बताया है, आईटीओ पहुंचेगी और आईटीओ पर माननीय कमल हसन साहब भी वहाँ इस यात्रा में ज्वाइन करेंगे। ये यात्रा आगे दिल्ली के ऐतिहासिक शहर, यदि ये कहें जिसे पुराना शहर भी कहा जाता है, और चांदनी चौक वालों से बोलोगे तो शहर उसको अपने आप को वही शहर मानते हैं। और उस शहर में जाकर के लाल किला के उस ऐतिहासिक चौराहे पर राहुल जी इस यात्रा को विराम करेंगे। और उससे पूर्व जो मेरे साथियों ने बताया, आदरणीय नेताओं ने बताया कि यात्रा
लगभग एक हफ्ते मेंटेनेंस और कई ऐसी दिक्कतें हैं, स्वाभाविक है, कंटेनर है, सफ़र चल रहा है, कई तरह की परेशानी है, उसके लिए हॉल्ट पे रहेगी और यात्रा फिर 3 तारीख से दोबारा स्टार्ट होगी और ये यात्रा आगे अपने सफ़र पे आगे बढ़ जाएगी अगले मिशन में जो सोच लेकर के राहुल जी चल रहे हैं। यदि ये मैं कहूँ कि यात्रा ना होकर जो तपस्या राहुल जी कर रहे हैं इस सरकार को जगाने के लिए, किसानों के विषय पे, युवाओं के विषय पे, चाहे वो महंगाई का विषय हो, संविधान की रक्षा का विषय हो, उस पर आगे राहुल जी चल रहे हैं। तो मैं पुनः, दिल्ली ने साबित कर दिया, दिल्ली दिल वालों की है, ये दिल्ली देशवासियों की है और देशवासियों के लिए राहुल जी सड़क पे हैं। राहुल जी का आज जो स्वागत हुआ है, मुझे लगता है राहुल जी के हौसले आज और बुलंद होंगे, क्योंकि राहुल जी की इस यात्रा को रोकने के लिए दिल्ली में कई प्रयास किए गए। पिछले 48-72 घंटे जो मैंने देखा है, जिस तरह से पुलिस, जिस तरह से प्रशासन ने इस यात्रा को लेकर के कई इस तरह की हडल और कई इस तरह की कंडीशंस रखी गई, लेकिन राहुल जी का जो संकल्प है, हम दिल्ली होकर के जा रहे हैं, हमने कहीं इस तरह का मार्ग बाधित करने का न सोचा है न सोच रहे हैं। तो यात्रा आज यहाँ दिल्ली के आधे चरण पे पहुंची है। 3 तारीख से फिर ये यात्रा शुरू होगी और यूपी की तरफ प्रस्थान करेगी। आप लोग आए, आपसे भी हम क्षमा, क्योंकि आज बहुत जनसैलाब था, सड़कों पे लोग उमड़े थे, हो सकता है किसी मेरे साथी को भी कोई परेशानी रही हो, तो मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर आपसे भी इस बात के लिए, इस परेशानी के लिए क्षमा चाहता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ हमारी सबकी प्रिय नेता आदरणीय सोनिया जी का, जिन्होंने न केवल दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया बल्कि दिल्ली वासियों का साथ दिया। आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, जो राहुल जी के साथ चली, कई बार बीच में और भी चली, लेकिन हमें सौभाग्य मिला कि दिल्ली के अंदर भी वो इस यात्रा की एक साक्षी बनी। आदरणीय पूरे परिवार, आदरणीय रावत साहब का भी, वो भी साथ चले, कई और गणमान्य लोग चले। तो मैं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ से 1:30 बजे निकलेंगे और ज़्यादातर मथुरा रोड पर जाएंगे और करीब 500 मीटर इंडिया गेट का चक्कर काटेंगे। उसके बाद ITO, दिल्ली कैंट होकर लाल किला पहुँचेंगे। लाल किले पर हमारा विसर्जन होगा। राहुल जी गाड़ी से राजघाट जाएंगे। राजघाट और शांतिवन और शक्ति स्थल और वीरभूमि और विजय घाट जो वहाँ समाधियाँ हैं वो राहुल जी जाएंगे। हो सकता है 1-2 भारत यात्री भी जाएं, पर भारत यात्रियों के लिए आज का दिन लाल किले पर समाप्त होगा। उनका विसर्जन लाल किले पर होगा। राहुल जी हो सकता है राहुल जी चल के जाएं, पर अब तक तो प्लान है कि वो गाड़ी में ही जाएंगे। पर राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल और वीरभूमि। अभी आपके सवाल? मेरा सवाल है, स्वास्थ्य मंत्रालय, एक माइक दे दो यार। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, वो बोलिए। हाँ, बोलिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा और कहा है कि कोविड के महत्व को कांग्रेस समझ ले रही है और राहुल गांधी आखिर मास्क कब पहने? आप सभी ने देखा है, फर्स्ट फेज में जब कोविड आया, नेशनल लीडर में राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता था कि जो कभी मास्क नहीं निकालते थे, और देश के प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल में दीदी ओ दीदी करके राजनीति करते थे और मास्क नहीं पहनते थे। उसके पास सारे अधिकारी मास्क लगा के खड़े रहते थे और मोदी जी मास्क नहीं पहनते थे। हाँ, कभी कभी वो ऑनलाइन कोई मीटिंग करते थे तो मास्क पहनते थे, पता नहीं इसका क्या मतलब होता है। अपना फेस दिखाने के लिए मास्क नहीं पहनते थे। आज सिर्फ भारत यात्रा का डर है, कोरोना का नहीं। वरना मैं अहमदाबाद से 5 दिन पहले आया, मैंने फ्लाइट में खुद पूछा कि मास्क, बोले साहब अभी प्रोटोकॉल नहीं है, ना सैनिटाइजर है ना मास्क है। पार्लियामेंट में एक सेंट्रल हॉल में 500 लोग हम बैठते हैं, कभी कोविड वहाँ नहीं दिखा। दिल्ली में यात्रा आ रही थी तो मास्क दिखता है, तो मोदी जी और सरकार कोई भी कानून का कड़ा पालन करे, खिलवाड़ न करे। लोगों के अपने प्रोग्राम डिस्टर्ब हुए हैं। हमारे गुजरात में स्वामीनारायण प्रमुख स्वामी महाराज का यहाँ जो अक्षरधाम है, उसकी शताब्दी का महोत्सव चल रहा है। वहाँ लोग घबराए हैं कि कोविड के नाम पे क्या करने वाले हैं। फॉरेन से आने वाले लोग मुझे मैसेज करते कि आपकी यात्रा रोकने के लिए कहते हैं, तो हम हमारी टिकट कैंसिल करें,
स्वामीनारायण उत्सव में आने के लिए अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर के, या क्या करें। तो ये पॉलिटिकली कोरोना का यूज जो है वो देशवासियों के लिए गलत मैसेज गया है, और सरकार कोई भी ऐसी बातों पे ना जाए, ये मेरी उनको राय है। सर, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2-3 बिंदुओं उठाए हैं और एक बार फिर से कहा है कि यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चल रहे हैं, तो नफरत के बीच बोने वाले लोग हैं, तो मोहब्बत की बात कैसे हो सकती है। और कोरोना प्रोटोकॉल का भी जिक्र किया है कि एक तरफ दुनिया में हाहाकार है, दूसरी तरफ कांग्रेस गंभीर नहीं है इसको लेकर, क्या जवाब है? अभी 15 ही दिन हुए, रिजल्ट आया हिमाचल का, छोड़ दीजिए, बोलने दीजिए, क्या हो गया, परेशान है, मंत्री हैं ये भूल जाते हैं। ये तमाम मंत्री पहले अपने आप को भाजपा का सदस्य मानते हैं, भूल जाते हैं कि एक जिम्मेदार कैबिनेट के मिनिस्टर हैं जिनके हाथ में ताकत है नियम बनाने की, प्रोटोकॉल की घोषणा करने की। कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? किसी भी बात का राजनीतिकरण करिए, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य, कोविड एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत गंभीर है, कई लोगों ने, लाखों लोगों ने हिंदुस्तान में जान गंवाई है, उसको आप अपनी राजनीति का हथियार मत बनाइए। अनुराग ठाकुर जी नौजवान हैं, आगे लंबा करियर है उनका, उन्हें कम से कम ये समझना चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना बयान देने से उन्हीं का नुकसान होगा, हमारा नहीं। Why does it take the Congress to remind the government of its duties? It's not happening the first time. In 2020, February onwards, till yesterday, it was the Congress party which kept asking the government, exhorting the government, requesting the government to please take care of incoming flights. Well, I'm glad they've taken our advice seriously, but they are running a government. They should realize that they don't need the opposition to give them such advice. They should, on their own, take initiatives and act. इसका ये फिर वही राजनीति, हमें मालूम है क्या कदम उठाने चाहिए, वो तमाम कदम उठाए गए। इन्हें इतनी चिंता है, क्यों नहीं रोक देते सतीश पुनिया की जन आक्रोश यात्रा को? क्यों नहीं सवाल उठाते उस यात्रा पर? अभी शक्ति भाई बता रहे थे, प्रमुख स्वामी जी का एक शताब्दी उत्सव चल रहा है, उनकी चिंता है इन्हें या नहीं? उनके एक भय फैला रहे हैं वहां भी, लाखों लोग विदेशों से वहां आ रहे हैं। अभी कांकरिया कार्निवल की तैयारी चल रही है जहां 4-4 लाख प्रतिदिन लोग आएंगे। सबके मन में एक भय फैलाने से अच्छा आप वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सलाह पर घोषित करिए कि क्या कदम उठाने चाहिए सार्वजनिक स्थल पर। लोगों को सब उठाएंगे, पहले भी लोगों ने माना आपकी बात, आगे भी मानेंगे, क्योंकि आप सरकार हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं विशेषज्ञों की सलाह पर आप कोई निर्णय लेंगे। थैंक यू। हाँ, और कोई सवाल? आपका क्या मत है, कांग्रेस का क्या मत है? और दूसरा ये पूछ रहा था मैं आपसे कि विपक्षी सांसदों को भी आपने बुलाया है, तो कौन कौन सी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं जिन्होंने एग्री किया है अपने सांसदों का रिप्रेजेंटेशन आपको देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में? क्या लाइक माइंडेड पार्टी के लोग जुड़ रहे हैं, आप देखिए, जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। सबका एडवांस इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। जो आएंगे आएंगे, अब देख लेंगे कौन आएंगे। जो परिवार छोड़ चुके हैं उनको परिवार की कीमत दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सब एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ बहुत सारे मेरे भाई बैठे हैं। अग्नि की साक्षी पे पत्नी को हर सुख दुख में
साथ रखने की हम कसम खाते हैं, वो नहीं निभाने वाले लोग और संघ परिवार से प्रभावित लोग मानव परिवार का मूल्य नहीं समझते हैं, उनके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। सर एक सवाल। एक मिनट, अभी दोपहर का पद यात्रा 1:30 बजे नहीं 1 बजे शुरू होगा, 1 बजे शुरू होगा यहीं से, और 1:30 बजे को भारत जोड़ो यात्रा हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह से गुजरेगा। राहुल जी दरगाह में जाएंगे, 4-5 मिनट वहाँ रहेंगे। 4:30 बजे को एक जनसभा होगी, वो लाल किले के पास जनसभा होगी 4:30 बजे को, और 5 से 6 बजे राहुल जी अलग अलग समाधियों में जाएंगे। वीरभूमि, शक्ति स्थल, शांतिवन, राष्ट्रीय स्मृति स्थल, राष्ट्रीय स्मृति स्थल, नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय स्मृति स्थल और राजघाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल गूगल कीजिएगा और पता कर लीजिएगा, राष्ट्रीय स्मृति स्थल। हाँ, राष्ट्रीय स्मृति स्थल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि है। राहुल जी जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की भावना से राजघाट, शांतिवन, शक्तिस्थल, वीरभूमि और राष्ट्रीय स्मृति स्थल, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि। यार आप क्या सवाल पूछते हो यार, किससे सवाल पूछते हो? कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता क्या रवैये से आप सवाल पूछते। क्रम क्या है, पहला कौन जाएगा, सेकंड कहाँ आएंगे, ये गंभीर विषय है। मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं और आप पूछ रहे हैं पहला कहाँ जाएंगे, दूसरा कहाँ जाएंगे, और उससे आप एक हेडलाइन बनाएंगे। तो सही सवाल पूछा करो। मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, बस मैंने पूरी जानकारी दी है, आप पूरी जानकारी दीजिए। पहले कहाँ जाएंगे, एंड में कहाँ जाएंगे, ठीक है, सवाल है। क्या सवाल, मैं आपको पहले जानकारी दे रहा हूँ, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। चलो छोड़ो। पवन सर अब जबकि RT-PCR is compulsory at airports, so I was asking कि can we see some kind of guidelines being followed in the second phase of Bharat Jodo Yatra? RT-PCR compulsory किए, what will we do now? As I said, this is for incoming flights. If we are flying from somewhere and we are coming back from somewhere, believe me, we will go through our RT-PCR. I mean, there is no other choice. So we will adhere, each one of us, whether it's a journalist or a politician, all of us, it applies on all of us. So if we are flying into the country, if we have to go somewhere, of course we'll go through the RT-PCR. So मैं एक उस क्रम में मैंने 5 समाधि गिनाए, एक छठा भी है विजय घाट, तो मुझे बोलना चाहिए था, भूल मेरी है। तो राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्तिस्थल, वीरभूमि, राजघाट। अगर आप उस जगह की ज्योग्राफी जानते हो, आप जान जाओगे पहले कहाँ जाएंगे और एंड कहाँ जाएंगे। तो मैं आपको, और विजय घाट मैं भूल गया, वो भूल मेरी है। तो शास्त्री जी, राहुल जी, इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑफ कोर्स महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, सभी के समाधियों में जा रहे हैं। विषय के ऊपर इसमें वार्ता बनाई गई है, संबोधित करने के लिए हमारे दक्षिण दिल्ली से सांसद भाई रमेश गुरु जी मौजूद हैं। अब मैं सीधा निवेदन करूंगा
भाई रमेश गुरु जी से कि आप सबको संबोधित करें। रमेश मित्रों, हम आज आपके सामने एक दिल्ली के मुख्यमंत्री सिसोदिया साहब ने कल से इसी प्रकार की एक नौटंकी अपनी फितरत के अनुसार जो उनके है दिल्ली सरकार के लोगों में केजरीवाल समेत, उसमें एक पत्र कल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिख के और फिर लोगों को अपने खुद के बेनिफिट प्राप्त करने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए अदालतों में अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पत्र लिखा है। मेरे साथ हरीश जी हमारे पार्टी के मीडिया प्रमुख हैं और सभी मेरे पत्रकार बंधु, मैं आपका बहुत बहुत इस बात के लिए स्वागत करता हूं। आप इतनी कड़कड़ाती सर्दी में भी सब लोग पहुंचे। मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है 8 तारीख को, 8 जनवरी को। उस 8 जनवरी की सुनवाई से पूर्व कि बहस का मुद्दा बन जाए और कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार का कॉग्निशन ले कि शायद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फाइलों को डायरेक्ट मंगवा रहे हैं, इसके लिए दिल्ली सरकार को अपनी गिरबान में देखना चाहिए था, अपनी गिरबान में झांकना चाहिए था कि केवल ये सरकार विकास विरोधी किस प्रकार की है, इस पत्र से इन्होंने खुद ही उजागर कर दिया है और अपने इंडिविजुअल हितों के लिए किस प्रकार के बेचैन रहते हैं कि हमारे हितों की फाइलें वो केवल दिल्ली में चलती रहें और दिल्ली के विकास के बारे में कोई चिंता ना हो। ये इन्होंने करने का प्रयास किया है। वो ये भूल गए कि नियम 19(5) के तहत जो फाइलें लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार देती हैं कि ये 1993 एनसीटी एक्ट में बड़ा क्लियर था कि किसी भी प्रकार की पब्लिक इंटरेस्ट की, दिल्ली के वेलफेयर के विकास की कोई फाइलें अगर 6 महीने, साल, 1.5 साल तक अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या काम होने के लिए वो राज्य सरकार के मंत्री के या मुख्यमंत्री के पास जाए तो उनको रिव्यू करने का, अगर उनको दबाकर बैठ जाए फाइलों को और ना निकाले तो उनको रिव्यू करने का राइट नियम 19(5) के तहत ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को है। उसी के तहत उन्होंने कुछ दिल्ली की ऐसी फाइलें हैं जिनमें विकास के काम को रोड़ा अटकाने का ये काम करते रहे। इनका विकास विरोधी चेहरा इससे सामने आया है। पहले तो वो फाइलें क्लियर हो जाए, दिल्ली का विकास आगे बढ़ जाए, इस बात के लिए इनको एक अराजकता, मनमौजी ना करे सरकार। ये एनसीटी एक्ट जब बनाया था इसलिए बनाया था कि दिल्ली कैपिटल है, देश की राजधानी है, कोई राज्य सरकार बनाने के बाद और वहां पर भारत की स्थिति को खराब ना करे, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, विदेशों की यहां पर एम्बेसीज भी हैं, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर भी देखना पड़ेगा कि विदेशी के डेलीगेट्स और राज्यों के भी यहां पर भवन, मुख्यमंत्री सब आते जाते हैं। इस प्रकार से अन्य राज्यों से अलग भिन्न की स्थिति दिल्ली की है। इसमें अपने जो नीतिगत फैसले हैं, उन फाइलों को, नीतिगत फैसलों को अनुपालन करने का जो दबाव एलजी साहब पर बना रहे हैं और जिसका हमेशा से ये दुष्प्रचार करते रहते हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे, हमारी फाइलों को रोकते हैं, हमारी फाइलों को मंगा रहे हैं, ऐसा दुष्प्रचार से करते रहते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने जो कल पत्र लिखा वो बिल्कुल 100% एक राजनीति से प्रेरित पत्र है। वो आपको बिल्कुल एग्जाम्पल सहित मैं आपके सामने तथ्यों के आधार पर रखूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 8 तारीख को दिल्ली सरकार के द्वारा अपने अधिकारों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक याचिका डाली हुई है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने नोटिफाई की है। पहले तो इस पत्र में उपराज्यपाल महोदय द्वारा सरकारी फाइलें मंगाने पर आपत्ति करने पर मेरा विरोध है। उप मुख्यमंत्री साहब क्यों आपत्ति कर रहे हैं जब 19(5) के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बनाने का अधिकार है और उन फाइलों को क्लियर करके उनको डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर करने का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ पास बिल्कुल क्लियर है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। श्रीनिवासपुरी कॉलोनी है साउथ दिल्ली मेरी संसदीय क्षेत्र के अंदर, उस कॉलोनी की रीडेवलपमेंट होनी थी। उसकी जीपीआर जो निवासपुरी कॉलोनी है
कुनवा से संबंधित 2019 में यूडी मिनिस्टर हरदीप पुरी जी वहां पर शिलान्यास करके चले आए। अब वो दिल्ली सरकार से उसकी एनओसी लेनी थी पर्यावरण विभाग से। 19 से लेकर आज तक 22 आ गया है, वो फाइलें दबाए बैठे हैं केजरीवाल साहब। 22 भी खत्म हो गया, दिसंबर है, 22 भी खत्म हो गया। तो ऐसी फाइलों को जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद कहा कि ये फाइलें क्यों दबाई पड़ी है, तो क्लियर क्यों नहीं करते, तब वो फाइलें प्रारंभ होनी शुरू हुई। उस प्रकार की फाइलें हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली के डेवलपमेंट को रोकने का काम ये एक एग्जाम्पल है। उपराज्यपाल साहब ने 19(5) नियम के तहत ये फाइल पर्यावरण मंत्री को 2-3 वर्ष से लंबित होने के बाद मंगाई, तब जाकर इन्होंने इसको क्लियर किया। एक किसी से नहीं, राष्ट्रीय राजधानी UER-2 के अलावा परमानेंट चौक से किंग्सवे कैंप और बुराड़ी के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फाइलें या IIT और साकेत CISF कैंपस में विकास निर्माण की फाइलें, ये सभी फाइल 2 वर्षों से केजरीवाल सरकार ने रोक के रखी थी। और उसी नियम जो NCT एक्ट 1993 जब ये कानून बना दिल्ली, उसी नियम के तहत 1905 के तहत जब ये फाइलें मंगाई हैं, तब इन फाइलों को क्लियर कराया गया। 2-2 साल से वो रोक रखी थी। इसी प्रकार से हर आदमी आज 4G फंस रहा है, 5G आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है टेलीकॉम मिनिस्ट्री की 2016 की, कि क्लियर 32 के 32 राज्य चाहे यूटी भी क्यों ना हो, अंडरलाइन इनर लाइन 5G की लाइन डाली थी दिल्ली के अंदर। उसको रोल आउट से संबंधित प्रावधानों को देश के सभी राज्यों ने क्लियरिटी दे दी, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल साहब उस 5G की फाइल को रोके पड़े हुए थे कि वो लाइन अगर देश की राजधानी है, यहां पर सभी राज्यों से भी कनेक्शन होना है, और टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा केंद्र के बनाए कानून के दायरे में भी उस फाइल को भी रोके पड़े थे मनीष सिसोदिया साहब। तो इसीलिए इस फाइल को भी अब 1.5 वर्ष से लटकाए बैठे थे। उपराज्यपाल महोदय ने इसका रिमाइंडिंग दिया तो मुख्यमंत्री सिसोदिया ने फाइल कानून विभाग में भेजकर स्वीकृति, फिर उसको लॉ मिनिस्ट्री में भेज दिया कि मैं इसकी लीगल ऑप्शंस क्या है वो लेना चाहता हूं, फिर अटका दिया उसको जी। तो इस प्रकार की फाइलों को अंततः राज्यपाल महोदय को सभी विभागों में समन्वय बनाकर 5G फाइल को भी खुद ही स्वीकृत करना पड़ा। इसकी ड्यूटी है, ये मुख्यमंत्री की ड्यूटी है, सिसोदिया साहब की ड्यूटी है, वो भी इन्होंने इस फाइल को भी रोक के रखा। तो इन चीजों को देखते हुए ये मैंने एग्जाम्पल दिए आपको। इसी प्रकार से मैं आपको 5G के आधार पर बताना चाहता हूं, 2016 में 4th फेज मेट्रो प्रारंभ होना था साउथ दिल्ली के अंदर। उस फाइल को भी लगातार 3 साल तक इन्होंने रोके रखा। अगर ये प्रोविजन 19/5 नहीं होता नियम, तो वो 4th फेज की मेट्रो जो तुगलकाबाद से एरो सिटी चल रही है, वो भी हरदीप पुरी जी को तो ये चिट्ठी लिखनी पड़ी कि तुम्हारा पैसा जो शेयर का 50% अगर नहीं दोगे, केंद्र खुद भी देगा, दिल्ली को चौक नहीं बनने देगा, दिल्ली के लोगों को परेशान होने नहीं देगा। बस आपने 10,000 ला ली थी, आप लाए नहीं, कम हो गई, और मेट्रो की परमिशन नहीं दे। वो भी इन्होंने 3 साल तक इसी प्रकार से 4th फेज की मेट्रो की लाइन रोक के रखी थी। चिराग दिल्ली नेहरू प्लेस से लेकर साकेत की जो लाइन थी, उसकी परमिशन अभी तक नहीं थी, और 3 लाइनों की परमिशन 2016 में 4th फेज मेट्रो शुरू होनी थी। इसीलिए केजरीवाल साहब अब अपने को कोर्ट में ये बेनिफिट शो करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय में मैं दोहराना चाहता हूं, 8 तारीख को डेट है, उस डेट के लिए देखो जी, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारी फाइलें डायरेक्ट मंगा रहे, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हो, जबकि उनका कोई अधिकारों का हनन नहीं। आपके पास फाइल आए, आप विद इन टाइम फाइल को अप्रूव करिए अपने टेबल पे, देश का कानून है। फाइल क्यों लटकाएगी 6 महीने 7 महीने लटकाना, भटकाना अटकाना। तो इस मानसिकता से वो दिल्ली के विकास को रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली का विकास होगा तो वो विकास दिखाई देगा। क्योंकि केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, आप टेंशन ले रहे हैं कि एलजी साहब अगर अप्रोच दे रहे तो दिल्ली का विकास हो रहा है, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है उसमें जी? एलजी साहब विकास की तो फाइल कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ जाए, हमारी और फैसिलिटी वीआईपी गाड़ी हमें कितनी बढ़िया बढ़िया मिल जाए, हमारी कोठी कितनी बदला केजरीवाल साहब का, और डबल बराबर वाला प्लॉट भी एक्वायर करने के बाद जजों के फ्लैट खाली कराकर, और अब वो 4 एकड़ में फार्म हाउस बन रहे केजरीवाल साहब का मकान। ये फाइलें तो केजरीवाल साहब निकालते हैं, लेकिन 500 आपने स्कूल बनाने की बात कही,
ये तो किसी ने रोका नहीं, अब तक क्यों नहीं बने? आपने नल से जल देने की बात कही थी, कहा है नल से जल आपका? आपने 20 कॉलेज खोलने की बात कही थी, अभी तक क्यों नहीं 20 कॉलेज खोले आपने? आपने पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई युवाओं को बोला था, फ्री वाईफाई देने की बात कर रहे हो और 5G की फाइल भूल रहे हो आप कि फास्ट इंटरनेट अगर मिल जाए लोगों को बिजनेस काम करने के लिए या बच्चों को पढ़ाई में। 2 लाख आपने पब्लिक टॉयलेट बनाने थे, गिनवाइए कहां 20,000 बनाए आपने दिल्ली के अंदर। 8 लाख लोगों को आपने परमानेंट रोजगार देना था, सबको परमानेंट करूंगा केजरीवाल साहब। आपने जन लोकपाल लाने की बात कही थी, मैं जन लोकपाल लेकर आऊंगा। इनमें तो ना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का इंटरफेरेंस है, ना केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस है। आपने 30,000 नए बेड मैं अस्पतालों में बनाऊंगा, आज भी 13,000 बेड है केवल दिल्ली के अस्पतालों में, आपने कहा 30,000 नहीं बनाऊंगा। तो इस प्रकार के जो आपके डेवलपमेंट थे उनकी तरफ ध्यान ना देकर उनसे डाइवर्ट करके और 8 जनवरी को अदालत में कहीं ना कहीं हमारी बात और ये मुद्दा बने, चर्चा का विषय बने, इस प्रकार की नौटंकी की है। ये आज आपके सामने हम इनकी स्थिति रखना चाहते हैं कि दिल्ली को लोग कैसे बर्बाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। किसी को प्रश्न हो तो उनका कहना है कि उनके पास लॉ पुलिस और न्याय है, तो उसी क्षेत्र में वो काम करें, दिल्ली सरकार के क्षेत्र में क्यों दखल दे रहे हैं और अफसर धमका रहे हैं काम करने को लेकर? नहीं, वो तो IRS बताते थे अपने आपको, केजरीवाल साहब कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, लेकिन कहते थे मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूं। तो कानून पढ़ रहे केजरीवाल साहब कि नियम 19(5) क्या कहता है कि किसी भी फाइल को कोई भी दिल्ली के इंप्रूवमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए अगर आएगी और वो रोक कर रखी जाएगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को उसको रिव्यू करने का पूरा राइट है, मंगाने का फाइल को ही। अब फाइल को जब अफसर से मंगाते हैं तो इनको अप्रूव करनी पड़ती है। जैसे कानून है ना, राज्यसभा लोकसभा में बिल पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसको नहीं करेगा तो वापस लोकसभा में आएगा, राष्ट्रपति। ये अनेकों प्रकार के हमारे प्रावधान फूड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई की जो एक्शन रिएक्शन का जो ये वो क्या होगा अब तक इस पे लेटर में उन्होंने ये भी कहा है कि LG अगर अधिकारी उनके मन मुताबिक का काम नहीं कर रहे हैं तो उनको सस्पेंड करने की भी धमकी LG अधिकारियों को दे रहे हैं। नहीं देखो, वर्बली तो कोई किसी को कुछ भी बोले जाए उसका कहने का क्या है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किसी को अधिकारी को धमकी दे रहे, किसी को हटाने की धमकी दे रहे। हाँ, अगर कोई अधिकारी करप्ट है, भ्रष्ट है, फाइलों को दबाए बैठा है तो सेंटर में 56J का प्रोविजन लाया गया है। वो उन्हीं लोगों के लिए तो लाया है जो देश में 70 साल से चल रहा था, जब काम फटाफट हो विद इन द टाइम। रमेश जी, आज राहुल गांधी की जो रैली है भारत जोड़ो यात्रा, वो दिल्ली में भी दाखिल हुई है, इसे किस तरीके से देखते हैं? और आरोप कांग्रेस ये भी लगा रही है कि कोरोना का हवाला लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस रैली को स्थगित करना चाह रही है। देखो, मजबूरी में उनको अध्यक्ष बनाना पड़ा खड़गे जी को, दबाव में आने के बाद मीडिया में परिवार। अभी मैं इंडिया गेट से निकल के आ रहा, आप भी जरा जाइए, उन होर्डिंगों में खड़गे साहब है ही नहीं, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं। इसी से पता लग जाएगा कि उनका क्या भारत जोड़ो और क्या देश जोड़ो का नारा है, वो इसी से पता लग। खड़गे साहब है ही नहीं, बहुत होर्डिंगों में खड़गे साहब नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है।